हाँ बस यही बात। चलो कोई बात नहीं, तब तक कुछ जनरल क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं आप सभी के साथ। ठीक। सर एक रिक्वेस्ट थी हाँ बोलो। कि आप जो आज होती है रिकॉर्डिंग उसको कल दे दें तो हम नोट्स बना पाए, क्योंकि पीछे वाले में नोट्स नहीं बन पाए हमारे जरा से कोई भी। बात नहीं, देखिए कभी कभी ऐसा होता है, कोई टेक्निकल इशू आ गया, हमें कोई इमरजेंसी काम हुआ, वैसे कोशिश हमारी ये रहती है कि जो भी आपकी क्लास होती है वो अगले दिन तक मिल जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस में मिल भी जाती है। ठीक है, पिछले कभी वाले कभी में नहीं मिले तो हुआ नहीं, बिल्कुल भी रिपीट तो हुआ ही नहीं कोर्स जरा सा भी, मतलब कर नहीं पाए जल्दी। चलो ठीक है, ऐसा चले ही नहीं अपन। इस बार ध्यान सर रख ये लेंगे। ठीक क्लास है। थोड़ी जल्दी नहीं हो सकती? नहीं मैडम जल्दी कहाँ, ये तो समझ लो कैसे कैसे कर रहे हैं। अभी इससे पहले ना सारी क्लासेस होती हैं, हम तो 4 बजे से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और रात को 12-1 बजे तक पढ़ाते हैं, है ना, बीच में नहीं, जैसे टाइम मिलता है तो 9:30 पढ़ाते हैं। 9:30 थोड़ा सा लग रहा कोई है। सर बात घर का बहुत काम होता है। देखो तपस्या है एक, तो मैं खरा उतरेगा उसको मिलेगा, सीधी बात। ठीक है ना, यही है बस। सर अर्क मिल रहा है तो इतना तो लेना ही पड़ेगा हमको तक भी। हाँ थोड़ा कष्ट दे लो भाई, ऋषियों ने पता नहीं क्या क्या कष्ट तप लेना ही करके पड़ेगा। ज्योतिष नहीं विद्या का सर, निर्माण किया है। हमें और भी तो काम देखना पड़ता है, वो तो बैठ जाएंगे बाकी लोग ये हो जाती है। कोई बात नहीं, घर वालों को बोलो थोड़ा सपोर्ट करें, है ना, अपने लाइफ पार्टनर को बोलो सपोर्ट करें, बच्चों को बोलो सपोर्ट करें। अच्छा काम कर रहे हो, है ना, तो सपोर्ट चाहिए, फैमिली का सपोर्ट मिलना चाहिए, इसमें क्या बात। ठीक है, तो वो करो तो थोड़ा। है सर, वो तो है थोड़ा, ठीक तभी है तो फिर। हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। चलो, अच्छी बात अच्छी बात अच्छी बात। ओके। सर मैं एक मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाँ मेरे जो ये सीखने का था ना ज्योतिष हाँ। का, ये कम से कम 10-12 साल से पहले से मैं ट्राई कर रहा हूँ। दस ओके। बारह साल से पहले। हाँ तो उस टाइम जो क्लास चलती थी, उस टाइम जो मेरा और उनका टाइम शूट नहीं होता था। हाँ और उस टाइम अभी जो है ना, मैं देखा हम लोग जो बेसिक किए, बाद में इंटर किए, हाँ इंटर में भी बेसिक का रिवीजन हो गया, हाँ। सब कुछ में रिवीजन हो गया। उस टाइम तो हमको बोले थे जो अगर आएंगे उसी टाइम जो पढ़ाएंगे वही आपको लेना पड़ेगा, और दूसरा कुछ हाँ नहीं। आपको पूरा मटेरियल भी दे रहे, वो तो मटेरियल भी नहीं देते थे। हाँ, नहीं देता कोई, नहीं हाँ, देता। फिर भी मैं उनको ज्वाइन करने का सोचा, तो कुछ टाइम ऐसा होता था कि मेरे को ड्यूटी की वजह से उधर ज्वाइन होने के लिए नहीं मिलता था। तो ओके। फिर छोड़ दिया मैं, क्यों, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, तो फिर क्या करूं मैं। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा तो इधर नहीं हो रहा है, इधर तो सब कुछ मिल रहा है, तो फिर इतना तो थोड़ा तकलीफ लेना ही चाहिए सर सबको। थोड़ा थोड़ा सा कर लो बस, है ना, हाँ थोड़ा है, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं है, ज्यादा हाँ, नहीं। क्यों, ओके, मैं खुद देखा इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और नॉलेज ही बहुत ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस। भाई, हाँ, और नहीं। देखो सर, मैं एक इसमें ये है, ये एस्ट्रो गैलेक्सी ये प्लेटफॉर्म का लास्ट मोमेंट तक आप सबको ये चांस देते हैं। हाँ बोलेगा हाँ, तो किसको बोलने को चांस नहीं रहेगा कि सर मेरे को करने का था लेकिन मेरे को नहीं मिला ठीक करके, बात लास्ट है, टाइम तक, लास्ट मोमेंट, ठीक बात, लास्ट ठीक। मोमेंट तक। और ये भी नहीं कि सर गुरु जी, सर सिर्फ एस्ट्रो गैलेक्सी का पूरा टीम का इसमें मेहनत है सर, ये अकेले हाँ का नहीं नहीं, मेहनत सभी नहीं है। सभी, अकेला मेरा कुछ है ही नहीं, हाँ सभी का ही है, हाँ, और आप सभी सभी है। का गुरु जी, प्लेटफॉर्म है। हीलिंग और मैनिफेस्टिंग का मतलब समझा दीजिए। हाँ जी। हीलिंग और मैनिफेस्टिंग का मतलब क्या होता है सर? किसका, मैनिफेस्टिंग का? मैनिफेस्टिंग और हीलिंग, हील करना। हीलिंग, अच्छा हाँ। चलो बता देते हैं। देखिए हीलिंग क्या होती है, हीलिंग है एक तरह की ब्लेसिंग, किसी भी तरह से हील होना। जैसे मैं बोलूं आपकी तबीयत कैसी है, अब आपकी तबीयत कैसी है, तो अब आप क्या बोलेंगे, हाँ धीरे धीरे हील हो रहा हूं, है ना। हील का मतलब है रिकवरी, ठीक होना, चाहे वो दवाई से ठीक हो रहे हो, चाहे वो हीलिंग या ब्लेसिंग से ठीक हो रहे हो। और मैनिफेस्टेशन अलग चीज होती है। मैनिफेस्टेशन का होता है कि कोई भी चीज जो आपने सोची है और उसको डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए आपने कुछ कुछ तरीके अपनाए हैं, है ना, चाहे वो मैनिफेस्टेशन चैंटिंग के थ्रू है, चाहे वो कोई आपने दान दक्षिणा करनी है, चाहे वो आप कोई रत्न पहनेंगे, तो किसी चीज को पूर्ण कर लेना इज मैनिफेस्टेशन, है ना, जो सोचा है उसको पूर्ण कर लेना इज मैनिफेस्टेशन, ये सब चीजें। सभी माइक ऑफ कर लें प्लीज, अपने एंड से जिसकी आवाज आ रही है पीछे से। चलो मैं आपको कुछ सूत्र दे देता हूँ बिना मतलब के, जो आपने सुने भी नहीं होंगे, और आप कहोगे सर इसके पीछे लॉजिक क्या है। आप सभी थोड़े बहुत इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी से ये तो जान चुके हैं, थोड़ा भाव राशि प्लैनेट सब जान चुके हैं। आप ये बताइए किस किस का शनि आपके 10th हाउस को देखता है, या 10th लॉर्ड शनि हो, कोई है क्या? मेरा है सर, मेरा शनि 10th हाउस को देखता है।
आप तो आपका मेरा जो भी है, कैरियर आपका जो कैरियर स्टार्ट हुआ होगा बहुत लो लेवल से स्टार्ट होगा जिस फील्ड में आप काम करते हाँ जी सर। हैं। यही बोलो यार, हाँ जी सर। हाँ ठीक है भाई। माइक देके मैं सबका माइक ऑफ कर दूंगा, कोई भी नहीं बोल पाएगा फिर, ठीक है? तो ऐसा मत करो यार, मैंने सबको ऑफ कर दिया है। तो अब जिसका है वो हैंड रेज करें कि सर मेरा है। किस किस का है? शनि का रिलेशन अगर 10th हाउस से बन जाता है तो ऐसे जातक का कैरियर ज्यादातर लो लेवल से स्टार्ट होता है। हमारे साथ हरीश चंद्र जी ने हैंड रेज किया है। यस हरी जी, हैंड रेज किया आपने, हाँ जी सर। बताइए। सर हुआ है, लो लेवल से हुआ है सर। लो लेवल से हुआ, हाँ ठीक। अब मैंने क्या इसमें तीर मार लिया? ठीक है, ये होती है सर, prediction। 4,500 रुपए मिलते थे, उसमें से भी ना 2,500 रुपए बाइक के निकल जाते थे पहले। हाँ और उससे भी पहले की बात करूंगा तो मुझे 200 रुपए मिलते थे। हाँ, बहुत बढ़िया। अब इससे क्या सीख मिली आपको सर कि मेहनत करिए। जिसका भी कुंडली में जब आप प्रिडिक्शन करेंगे, जब आप लोगों की काउंसलिंग करेंगे, किसी का अगर आपने ये देख लिया तो उस बच्चे से क्या बोलोगे? कुछ बच्चे होते हैं ना कि मैं छोटी नौकरी नहीं करूंगा, है ना, मैं इससे नीचे की नौकरी नहीं करूंगा। ना वो इससे नौकरी करते हैं, ना उनको चीज मिलती है, उनका कैरियर स्पॉइल हो जाता है। तो ऐसे लोग, उनको बोलो कैरियर ही स्टार्ट लो लेवल से होगा, ठीक है? स्काई इज द लिमिट है तुम्हारा, स्काई लिमिट है। ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूँ कि लो पे रहेंगे, नहीं। हमारे पास, मेरे पास ऐसे ऐसे केस हैं जो किसी जमाने में पियोन लगे थे और आज आईएएस ऑफिसर बन के बैठे। ऐसे ऐसे केस हैं जो सिपाही लगा था और आज डीसीपी बन के बैठा हुआ। तो बात वही होती है, कुछ योगाज ऐसे हैं ज्योतिष में, वो फिलफिल होंगे ही होंगे, ठीक है? और भी पूछ रहे थे भाई। अजय जी हमारे साथ हैं, एक मिनट। हाँ जी अजय जी, एक मिनट। हाँ जी बोलिए, क्योंकि मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, मुझे मोबाइल की आदत नहीं है करनी। यस अजय जी, अनम्यूट कर सकते हो आप। गाइडिंग लाइट टैरो हमारे साथ हैं, आप भी अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। जी सर, गुड हाँ, इवनिंग। गुड इवनिंग। यस सर, सो मेरी काल पुरुष की कुंडली है विद मेष लगन। ओके। तो मेरा 10th हाउस ऑब्वियसली वो हो गया अपना कैप्रिकॉर्न, जिसका लॉर्ड हाँ सैटर्न है। हाँ, तो मैंने की थी मास्टर्स डिग्री, ओके एमबीए फाइनेंस। ओके। लेकिन जॉब पहले तो 2-3 साल मिली नहीं, और फिर मिली तो बहुत बेसिक लेवल, लेकिन बहुत आगे भी गई और वापस नीचे भी आई, चलो वो, और फिर हाँ, फिर मैं दुबई गई, वहां हाँ पे बहुत अच्छा था। फिर 2016 में वापस शनि आ गया 2.5 साल के लिए, हाँ, तो फिर सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया। कोई। जी तो कहने का मतलब है कि मोस्टली हमने देखा है, रिसर्च हमारी, जी कि अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मिले तो बच्चों को ये बोल दो कि भैया थोड़ी मेहनत कर ले, और तो आपकी जो जर्नी स्टार्ट होगी प्रोफेशनल लाइफ की, वो लो लेवल से स्टार्ट, ठीक है? चलो, और कोई है क्या, या सबका हो गया है? सबका हो गया तो हैंड रेज कर लें, मतलब हैंड डाउन कर लें प्लीज आप सभी, अगर सबका। एक मिनट, कहाँ चला गया? यस, चलो हमारे बीच में सक्षम आ गया। अब सक्षम से पढ़ लो, मैं जरा दूसरी क्लास में देख रहा हूँ। चलो एक योग और बताया तुम आपका, एक योग और बताया। अगर आप में से जिसका भी मरकरी सेकंड हाउस में बैठा होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे लोग बहुत जल्दी कमाना शुरू कर देते हैं। चाहे उन्होंने अखबार बेचना शुरू किया, हमारे जमाने में बेचा करते थे ना, चाहे वो ट्यूशन पढ़ानी शुरू की हो, है ना, चाहे कुछ छोटे मोटे काम किए, मतलब उन्होंने अपनी अर्ली स्टेज में वो कमाना शुरू कर देते हैं। यस मरकरी इन सेकंड हाउस, एनीवन? उत्तम, हैंड करो भाई। सक्षम तुम होस्ट बन गए हो क्या? एक मिनट सक्षम, हाँ सर, नमस्ते। एक मिनट उत्तम, एक मिनट। ओके सक्षम होस्ट नहीं है। एक, सक्षम तुम अपनी मेल आईडी से, अगर तुम्हारी मेल आईडी से बनाए ये जूम है जो, एक मिनट,
सक्षम अनम्यूट करो। हेलो नहीं हाँ सर, सक्षम। ये हाँ उससे है नागेश डॉट कन्वर हाँ, तो उसी से अगर वो करोगे ना तो तुम क्लेम कर लेना होस्ट को। नहीं, मैं एक्चुअली सर अपने सिस्टम पे हूँ नहीं, वो फ्रेंड के सिस्टम पे हूँ, मेरा सिस्टम अच्छा, फॉर्मेट तो होने गया। एक मिनट, नितिन का नंबर है तेरे पास? नितिन को फोन कर ले फिर, क्योंकि मैं तो मोबाइल से ही मैंने लॉगिन किया हुआ है। दूसरे सिस्टम पे मेरे दूसरा बैच चल रहा है, तो नितिन हाँ, को बोल दे तेरे को होस्ट बना देगा। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, किस किस का है? देखते हैं। हाँ उत्तम बोलो। हाँ सर, मेरा है सेकंड हाउस में। हाँ बोलो, क्या किया? हाँ सर, शुरुआत तो हुई थी, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि धीमी शुरुआत हुई थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत छोटी उम्र से ऐसे लोग कमाना शुरू कर देते हैं, छोटी उम्र से ही, या जल्दी जल्दी कमाना शुरू कर देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अभी सर ऐसा फोकस नहीं किया कितनी उम्र में कमाना शुरू किया, लेकिन हाँ बिजनेस तो करते थे शुरुआत से ही। हाँ, तो वो आ गया ना बिजनेस, दिमाग में वही कमाने का है ना, चस्का लग गया जल्दी। हाँ, क्योंकि पिताजी तो बिजनेसमैन थे, तो उनके साथ लगे हाँ, रहते थे। चलो प्रज्ञा जी हमारे साथ है। प्रज्ञा जी प्लीज। नहीं सर, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, मेरी तो शादी हो गई जल्दी। तो मैडम ये सबसे बड़ा काम कर लिया ना आपने। मतलब जल्दी तो क्या, 22 में, उसके बाद तो इट वाज जस्ट अच्छा, फैमिली। ठीक है, आप सेटल हो गए ना, कहने का तो जल्दी सेटल हो। बढ़िया। हाँ वो तो है। वो आमिर खान की मूवी थी रंगीला, वो कहता है लाइफ में सेटल हो जाना मांगता है जल्दी, है ना? तो आप जल्दी सेटल हो गए, बहुत अच्छी बात। चलो बहुत। सर वो गर्मा जी को मैंने लगाया, अभी फोन नहीं उठा रही है शायद। नहीं, वो नितिन का नंबर है ना तेरे पास? नहीं, नितिन का नहीं है मेरे पास, गर्मा जी का है। ओके, एक मिनट, मैं तुम्हें क्या बना सकता हूँ क्या, होस्ट? एक मिनट, एक तो मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, मुझे तो आदत ही नहीं बिल्कुल मोबाइल से जूम करने की। एक मिनट होल्ड कर, फिर मैं हाँ। कॉल वाला है। और नितिन, अगर तुम लाइन पर हो तो सक्षम को होस्ट बना दो। अच्छा, सक्षम भी को होस्ट बन गया। चलो चलो ठीक है सक्षम, फिर तुम को होस्ट बन गए हो। ठीक है सर, तो क्लाउड पे रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, वो नहीं, वो कर लेगा, नितिन कर रहा है फिर अपने एंड। ठीक है, ठीक है। ठीक, चलो। जय श्री कृष्णा सभी को। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? चलिए, ओके, सो हम चालू करते हैं आज
फर्स्ट क्लास हमारी फलित की, और मेष लगन से आज हम चालू करेंगे। तो मेष लगन का जो रजिस्टर है वो आप सब लोग निकाल लीजिए। मैं मेष लगन के बारे में आप सबको जो जानकारी दूंगा वो सबसे पहले आपको नोट डाउन करनी है कि मेष लगन में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उनकी लाइफ में कौन कौन से ईयर्स में कौन कौन से इवेंट्स किस तरह से अकर होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको लास्ट के 20 to 25 पेजेस जो है आपके नोटबुक के वो छोड़ने हैं। तो उन लास्ट पेजेस में हम हर लगन के बारे में कुछ ना कुछ विशेष इंफॉर्मेशन जो होती है जो उसी लगन पर अप्लाई होगी वो इंफॉर्मेशन वहां नोट डाउन करेंगे। तो उन लास्ट के 25 पेजेस में आप आ जाइए मेष लगन के रजिस्टर में, और यहां पर आप लिखेंगे, हेडिंग देंगे लॉस ऑफ मनी एंड लॉस ऑफ हेल्थ फॉर एरीज असेंडेंट। लॉस ऑफ मनी एंड लॉस ऑफ हेल्थ। इसके आगे लिखिए 6th ईयर, 8th ईयर, 21st ईयर, 36th ईयर, 40th ईयर, 45th ईयर, 56th ईयर। जी पूनम जी। सर एक बार फिर से कर दीजिए, थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम हो गई है। एरीज असेंडेंट, लॉस ऑफ मनी एंड लॉस ऑफ हेल्थ। जी 6th ईयर, 8th ईयर, 15th ईयर, 6, 8, 15, 15, 21, 21, 36, 36, 40, 45 एंड 56। ओके सर। जिन लोगों का जन्म मेष लगन में हुआ है इन सब सालों में इन्हें या तो हेल्थ वाइज लॉस होगा या तो मॉनेटरी फॉर्म में इन्हें लॉस देखना पड़ेगा, जिन जिन का भी जन्म मेष लगन में हुआ। अब इसके नीचे आप लिखिए गेन ऑफ वेल्थ, गेन ऑफ व्हीकल, enhancement of luck, और उसके सामने अब आप लिखेंगे 16th ईयर, 20th ईयर, 28th ईयर, 34th ईयर, 91st ईयर। जिन जिन का भी जन्म मेष लगन में हुआ है इन इन सालों में जब उनकी एज वो होगी जो मैंने आपको लिखवाई है उसमें इनको लक एनहांसमेंट के योग बनेंगे, वाहन सुख का योग बनेगा और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का योग यहां पर बनेगा।
जी, कोई है मेष लगन वाला? कौन कौन है हमारे बीच मेष लगन में? 4 लोग हैं। मृदुला, मृदुला जी, मेष लगन है आपका? जी सर। क्या एज क्या है? सर 28 चल रही है, 28 कंप्लीट होने वाली है दिसंबर। 28? यस सर। ओके, 21st ईयर, 15th ईयर, 8वें साल में कुछ आपके साथ हुआ था? ऐसा कुछ बड़ा तो नहीं हुआ। हेल्थ वाइज कोई परेशानी हुई हो? सर छोटी थी तब। बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है आपको। सर छोटी थी जब हुआ था तो डॉक्टर ने बोला था, शायद उस टाइम 8 साल की थी, 6, 7, 8 साल की। डॉक्टर ने बोला था कि शायद बच नहीं पाएगी ऐसा। 6 या 8 कंफर्म कर सकते हो? कौन सा था? 6, 7, 8 कौन सा ईयर था? सर शायद 8। 8 जी। ओके, और कोई? प्रज्ञा जी। तो पहले का तो ध्यान नहीं है, पर 40th ईयर आई फेल्ट वेरी इल। इनफैक्ट हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था मुझे, 15-16 दिन के लिए हॉस्पिटल में थी। एंड 45th, I mean, yeah, normal pains, and I'm 46 now, so I mean, going through a lot of physical changes. 45th ईयर में you had pain? I mean, जो normal leg pain and normal है, जो अभी भी मतलब चल ही रहा है. Nothing major, but 40th year was very bad. Okay, 40th year. अभी आप currently are you working somewhere? I work from home. Okay, तो आपके पास गाड़ी खुद की है? हाँ, मतलब मेरी तो क्या, हस्बैंड की, हाँ, फैमिली। हस्बैंड की है? ओके, ठीक है। तो आपने खुद कभी कोशिश करी है गाड़ी खरीदने की या घर खरीदने की? नहीं, घर का तो नहीं, इट्स ऑल फैमिलीज, नथिंग माइंड। फैमिलीज, ओके, ठीक है। मेष लगन के लिए जो इयर्स मैंने आपको ये बताए हैं अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, these are important. One is for losses and the other one is for gains. और हर मेष लगन वाले के साथ ये कॉमन है, ये राशि का स्वभाव है जो इन सालों में ये रिजल्ट्स मेष लगन वालों को देगा। अब मेष लगन के बारे में और कुछ विशेष जानकारी है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लिखिए, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अगर फीमेल है तो उसको मेल्स से अफेक्शन कम मिलेगा और मेल्स के प्रति एक द्वेष की भावना रहेगी। द्वेष आप लोग समझते हैं? द्वेष का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी, बताइए कोई। द्वेष, द्वेष का मतलब क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? उसने हैंड रेज किया है। Anger and jealousy. Yes, correct. Anger and jealousy. और अगर मेल है तो यही सेम चीज फीमेल्स के लिए एप्लीकेबल होगी। मतलब अगर मेल जातक है तो फीमेल्स से कम अफेक्शन मिलना और फीमेल्स के प्रति एंगर और जेलिसी होना।
जी मृदुला जी, कोई क्वेश्चन? सर वो आपने द्वेष का पूछा ना, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था, सॉरी। ओके ओके। अनुश्री जी। सर मेल्स मतलब स्पाउस या फादर ब्रदर कोई भी मेल हो। ठीक। सर आपने बताया ना आप 21st डॉक्टर को है मेरा क्या? एक्सीडेंट भी हुआ था। डॉक्टर अनुश्री जी, आप डॉक्टर है? ओके, मेडिकल जी? डेंटिस्ट हूँ सर। डेंटल। तो मुझे आज अपॉइंटमेंट मिला नहीं डॉक्टर का, और मैं डॉक्टर के पास नहीं, मैं सोचा आपसे दवाई ले लेता हूँ। तो डेंटिस्ट क्या हो तो आप जयपुर आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अभी तो फीवर कोल्ड कफ, तो यहाँ पे आज बहुत सारे डॉक्टर्स बिजी थे। आई थिंक सभी को हो रहा है सीजनल। सीजनल है सर जी। राइट। चलिए उत्तम जी। सर नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो आप राशियां जो बता रहे हैं, तो इनको ये चंद्र राशियों से देखेंगे ना? लगन लगन, एरीज असेंडेंट मैंने अच्छा, बताया ना, एरीज है। मेष लगन। मेष लगन, ठीक है। नहीं नहीं सर, मेष लगन से तो देखेंगे, लेकिन अगर ये कुंडली वाइज मेष लगन से देखेंगे, या जो नाम में जो लगन वाइज आता है? नहीं नहीं, कुंडली कुंडली वाइज मेष लगन होगा, नाम नाम से कंसिडर नहीं करना। हाँ मतलब कुंडली में जो चंद्र कुंडली होती है, मतलब मून चंद्र साइन जो होता कुंडली है, अलग होती है। चंद्र मून कुंडली साइन जो मतलब होता जहाँ है। मून बैठा हुआ है, हाँ मून वो साइन नहीं। जो आपका असेंडेंट है, जो फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा होता है वो हाँ हाँ वो 1 नंबर है अगर, then जी जी। चलिए अब और लिखिए नीचे क्वालिटीज। क्वालिटीज करके एक हेडिंग डालिए और आप यहाँ पे क्वालिटीज लिखिए। सबसे पहले दुबला पतला शरीर, थिन फिजिक। टॉकेटिव, शास्त्रों में यहाँ पे मेंशन्ड है उग्र स्वभाव। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उग्र स्वभाव। अग्रेसिव बोल सकते हैं जी। अखिल जी। सर गुस्से वाला बोल सकते हैं उसको, उग्र स्वभाव है, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता उग्र है। स्वभाव, देखिए यहाँ सर पे संस्कृत में जो उग्र स्वभाव का ट्रांसलेशन है ना, वो थोड़ा सा अलग है। उग्र स्वभाव मतलब एक तो होता है गुस्से वाला, वो हमेशा ही शॉर्ट टेम्पर्ड गुस्से में रहता है। यहाँ पे उग्र स्वभाव का मीनिंग वो है कि एकदम से गुस्सा आना और एकदम से ठंडा हो जाना। अच्छा, समझ रहे हैं आप? वैसे राइट। मैंने आपको बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। तो सर मेष लगन जिनका बनेगा, पित्त की जो पित्त दोष बॉडी में जो है वो ज्यादा रहेगा। सर मैंने आपको दवाई मैसेज कर दी है, वो जो लेना है अच्छा कोर्स। चलिए मैं देख लेता हूँ, थैंक यू सो मच। पित्त दोष प्रधान, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पित्त दोष प्रधान। प्रधान मीन्स वो दोष बॉडी में ज्यादा। और 2 क्वालिटीज यहां बताई गई हैं, क्लेवर और ईगोइस्ट। क्लेवर चतुर और ईगोइस्ट।
सबने लिख लिया है, आगे बढ़े। तो कल हमने देखा था सूर्य का कितने भावों में फल, मेष लगन, तीन भावों में फल। तो उसके नोट्स आप लोगों ने बना लिए? ओके, चलिए। तो 4th हाउस, सूर्य का चतुर्थ भाव में फल। गाइडिंग लाइट टैरो, सबसे पहले तो आप अपना रीनेम करिए, आपका जो नाम है उसको लिखिए। और कल का सेशन अगर आपने मिस कर दिया था तो कोई इशू नहीं है, यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हैं और देख लीजिएगा, बेस बनाने के लिए जरूरी है। तो 4th हाउस सन, यहां पर आपको मेंशन करना है सबसे पहले। तो शास्त्रों ने लॉजिक दिया है। लॉजिक क्या है कि सूर्य जब चौथे भाव में बैठता है तो वो अपने मित्र चंद्रमा की राशि में है। मेष लगन में 4th हाउस में मून आता है। कल से चार्ट पे भी मैं आपको ये दिखाऊंगा। आज अपने फ्रेंड के लैपटॉप पे हूं मैं, तो इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। 4th हाउस में जो सूर्य है वो जातक को माता का सुख, संपत्ति, भूमि, ग्रह आदि सारे सुख प्रदान करता है। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हैं, माता का सुख, भूमि का सुख, मकान का सुख। माता का सुख, भूमि का सुख और मकान का सुख। और उसके साथ आप लिख सकते हैं फिर सब प्रकार के सुख जातक को प्रदान करेगा। जी पूनम जी। जी सर, बस यही रिपीट करने के लिए थोड़ा धीरे बोलिए सर। जी मैं कंप्लीट करके रुक जाऊंगा, आप लिख लीजिए फिर हम आगे। जी 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 सर, ओके सर। एक पॉइंट और है इसमें, विद्या का लाभ प्राप्त होगा। विद्या का लाभ प्राप्त होगा। अब शास्त्रों ने यहाँ पे एक लॉजिक और दिया है। बताइए, अगर सूर्य चौथे भाव में बैठा है तो उसकी दृष्टि कहां पड़ेगी? दसवें भाव पे। 10वें भाव में किसकी राशि है? शनि की। तो शास्त्र यहाँ पे ये बोलते हैं, सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से शत्रु शनि की राशि वाले दशम भाव को देखेगा। इसीलिए जातक जो होगा उसको अपने पिता से मनमुटाव रहेगा। 10वां स्थान पिता का भी होता है। और सरकारी कामों में, गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों में उसे उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा। ये 2 चीजें मेंशन करी।
अजय जी। जी अजय जी, कोई क्वेश्चन? पूनम जी? नो सर। सबने लिख लिया, आगे बढ़े? जी सर। चलिए, 5th हाउस सन, मेष लगन। शशि जी? सर सूर्य जब 7वीं दृष्टि से 10वें भाव शनि की राशि को देखेगा तो पिता के साथ मनमुटाव। अच्छा, और शनि एंड सूर्य और एनिमीज। दैट इज इसलिए पिता के साथ मनमुटाव। और ओके सर। सरकारी कामों में, गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क्स में हमेशा उतार चढ़ाव बना रहेगा। ओके सर। चलिए, सन इन 5th हाउस, पंचम भाव में सूर्य अपनी खुद की राशि में बैठा होता है। मेष लगन में 5th हाउस में सन की ही राशि आती है। अगर ये प्लेसमेंट है तो जातक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, विद्वान, प्रभावशाली, दूसरों पे अपना प्रभाव छोड़ने वाला, होगा। विद्या में विशेष लाभ, हायर एजुकेशन स्पेशली यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं। और जैसा शास्त्रों में लिखा है कि अगर ये प्लेसमेंट होती है तो इस जातक को अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। अत्यंत प्रतापी पुत्र। अब यहां से देखिए, शास्त्रों से चीजें डिकोड करी गई है, तो हर चीज का इंग्लिश शायद पॉसिबल नहीं होगा, और अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो फलादेश गलत हो सकता है। तो इसलिए उसको वैसे ही लिखिए जैसा शास्त्रों में लिखा है, अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति। प्रतापी का मतलब होता है, कैसे समझाए, इंग्लिश में क्या बोलेंगे प्रतापी को? प्रतापी, मैं देखता हूँ गूगल में अगर कुछ मिलता है। जस्ट लाइक महाराणा प्रताप, मतलब बलशाली और जैसे यहाँ पे गूगल में इंग्लिश में लिखा हुआ है मैजेस्टिक, जो कि सही नहीं है, मतलब वो प्रतापी को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करता। प्रतापी का मतलब आप समझ सकते हैं महान, महान, करेजियस, शक्तिशाली। अब शास्त्र ये बोलते हैं कि यहां से 7वीं दृष्टि जो है सूर्य की, वो जाएगी कुंभ राशि पे 11वें भाव में, और 11वां भाव है शनि का। तो इसीलिए इस जातक को आमदनी के मार्गों में रुकावट मिलेगी। आमदनी मतलब इनकम के सोर्सेज में रुकावटें, और वेल्थ कलेक्शन में काफी परेशानी होगी। बिना प्रयत्न किए, मतलब बिना हार्डवर्क करे, ये व्यक्ति वेल्थ अक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा।
फिर एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे मेंशन करी है शास्त्रों में मेष लगन वालों के लिए, स्पेशली अगर पंचम भाव में आपका सूर्य है तो, कि आप अपने लाभ के लिए, आप अपने लाभ के लिए कटु शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है यहाँ पे। शनि जो है वो एक क्रूर प्लैनेट है और लाभ भाव का स्वामी होके बैठा हुआ है मेष लगन में। शनि की वाणी भी क्रूर है और सूर्य जब शनि की राशि को देख रहा है तो सूर्य क्या है? सूर्य है ईगो, अपने लिए करने वाला। तो अपने लाभ के लिए क्रूर वाणी का प्रयोग होगा इस जातक का। दोनों चीजों को कंबाइन देखिए किस तरह से शास्त्रों में किया गया है एलिमेंट्स को लेके। शनि के कारकों को लिया, सूर्य के कारकों को लिया, दोनों को कंबाइन किया और किसके लिए? तो जो हाउस है उस चीज, जो हाउस जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है उसकी प्राप्ति के लिए क्रूर शब्दों का प्रयोग जातक करेगा अपने लिए। ये लॉजिक आपको समझ में आया? देखिए इसको व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। ये यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स है? सैटर्न, सैटर्न क्या है? सैटर्न है क्रूर स्वभाव, क्रूर वाणी। ये सैटर्न का कैरेक्टरिस्टिक है। इसके सिस्टम में कुछ इश्यू है, चलिए। ओके, तो यहाँ पे समझिए सैटर्न जो है वो है क्रूर स्वभाव और क्रूर वाणी। सन जो है वो है ईगो, अपने लिए काम करने वाला। और 11th हाउस है गेन्स का भाव, लाभ का भाव। अब इन तीनों चीजों को आप कंबाइन करिए, अपने लाभ के लिए क्रूर वाणी का प्रयोग करना, अपने लाभ के लिए क्रूर वाणी का प्रयोग करना। सन क्या है? मैं खुद, ईगो। हाउस यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 11th हाउस है तो गेन्स, और सैटर्न का भाव है इसलिए कुछ ना कुछ वहां पे क्रूर होगा। मतलब अगर मर्क्यूरी या वीनस का भाव होता तो वहां पे सौम्यता आती। मर्क्यूरी में डिप्लोमेटिक तरीके से बात करके अपना काम निकलवाना, ऐसे ही सैटर्न में शब्दों का चयन क्रूर, अग्रेसिव लैंग्वेज का यूज करना, दूसरों को जो हर्ट करे उस लैंग्वेज का यूज करना। जी सपना जी।
सर नमस्ते सर, एक बार जब बोलते हैं ना दोबारा भी रिपीट कर दिया करो। ठीक है। हरीश जी। सर एक ये पूछना था मुझे कि अगर जैसे चौथा भाव में बात हो रही थी, तो वो पिता के साथ कर्म का भी तो भाव है सर। वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है सर। मैं कह रहा हूँ कि अब जब हम चौथे भाव पे दृष्टि की बात कर रहे थे, तो वो कर्म का भी तो भाव है, तो कर्म में भी कोई दिक्कत होगी? नहीं, विशेषता कर्म में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है। जो बेनिफिक इफेक्ट्स आएंगे वो या तो फादर के साथ रिलेशनशिप में आएंगे या तो गवर्नमेंट के साथ आएंगे। बाकी और कोई प्रोफेशन आपका है उसमें कोई इशू नहीं। सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, कुछ लोग बोलते हैं कि 9 में हो फादर का भाव कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं 10th में, तो हम मानेंगे किसको? आप सॉरी, वॉइस आपकी बहुत ब्रेक हो रही है। सर मैं कह रहा हूँ सर कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 9th भाव पिता का होता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि 10th में होता है, तो सर अब हम किसे माने? 9th भाव कभी भी पिता का नहीं होता, 9th भाव गुरु का होता है। गुरु का होता है। गुरु का होता है। 10th हाउस फादर का होता है। ठीक है सर। और सर ये 5वें वाले पे आपने बोला था ना, तो इसमें आपने वो पढ़ाया था ना भाई, लज्जित वाला, तो 5वें बैठने के बाद वो लज्जित नहीं हो जाएगा सर? जी सर आपने बताया था ना कि राहु मंगल और ये पंचम भाव में बैठते हैं तो वो लज्जित हो जाते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना सर। यहाँ सूर्य खुद बैठा हुआ है। ठीक है सर, ठीक है। केला सूर्य का फलादेश है। ठीक है सर। अजय जी। सर आवाज आ रही है? नहीं, आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही। सर ये पूछना एको हो रहा है सर। अब आ रही है सर? हाँ जी सर ये मैं पूछ रहा था कि आपने कहा कि सन जो है 5वें भाव में बैठे हैं। सूर्य हाँ, सूर्य 5वें भाव में बैठे हैं। 5वें भाव में जब सर सूर्य बैठे हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो 10वें भाव और 11वें भाव को क्यों देख रहे हैं, बाकी भाव कहाँ गए? तो पहली बात तो 10वें भाव को नहीं देखेंगे, सिर्फ 11वें भाव को देखेंगे। नहीं तो सर 11वें को क्यों देख रहे हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है। अच्छा, मतलब उनकी दृष्टि को याद करना है कि वो किस कौन सी तो दृष्टि? बिल्कुल करना ही पड़ेगा सर। दृष्टि जब तक आपको नहीं पता चलेगी तब तक आप कैसे एनालाइज करोगे? अच्छा सर, अगर वो मान लीजिए कि दूसरे भाव में बैठे हैं, तो फिर भी वो 7वें को देखेंगे? 8वें को देखेंगे ना। दूसरे से 7 काउंट करिए, कौन सा घर आएगा? हाँ, जो भी आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जिस भाव में वो बैठेंगे वहां से हमेशा वो 7वें को देखेंगे। बिल्कुल। बेसिक एस्ट्रोलॉजी के हमारे लेक्चर्स हैं, आप उन्हें परचेज कर लीजिए, अदरवाइज आपको बहुत परेशानी होगी। जी सर। सर थोड़ा लास्ट में ये बता दीजिएगा कि नोट्स कैसे बनाना है, क्योंकि मैं कल सुन नहीं पाया था, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी सर। यूट्यूब पे अपलोडेड है सर लेक्चर, देख लीजिए आप एक बार। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सर के चैनल पे अपलोडेड है। अच्छा अच्छा, ठीक सर। सर 7वीं ही केवल दृष्टि देखते हैं ये? हर प्लेनेट के 7वीं दृष्टि कॉमन होती है, लेकिन कुछ प्लैनेट्स में फिर एडिशनल दृष्टियां भी हैं। तो वो आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी का जो लेक्चर है उसमें दृष्टियों को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप परचेज कर लीजिए। 499 रुपीज का वो लेक्चर है, उसमें आपको दृष्टियों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक। ओके, चलिए। अब सन इन 6th हाउस, मेष लगन। यहाँ पे शास्त्र ये बोलते हैं कि अगर सूर्य 6ठे भाव में बैठा है तो विद्या अध्ययन करने में कठिनाइयां आएंगी, मतलब एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी। एजुकेशन में प्रॉब्लम्स, सन इन 6th हाउस, एरीज असेंडेंट। साथ साथ यहाँ पे शास्त्रों में ये मेंशन है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा और हमेशा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, विक्ट्री ओवर एनिमीज।
फिर उसके बाद दृष्टि, तो यहां से 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12th हाउस। 12th हाउस में राशि होगी मीन, और मीन राशि का स्वामी है गुरु। सन एंड जुपिटर आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे शास्त्र ये लिखते हैं कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को विदेश से लाभ प्राप्त होगा, विदेश से लाभ प्राप्त होगा, और विदेश से सम्मान भी प्राप्त होगा, सम्मान, रिस्पेक्ट फ्रॉम फॉरेन लैंड्स। और ये व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्चीला होगा, खर्च करने वाला। चलिए ये आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर 7th हाउस पे हम आगे बढ़ेंगे। जी, तो विषय यहाँ पे 6th हाउस में जब सन बैठा है, 7वीं दृष्टि जाएगी मीन राशि पे 12th हाउस। विदेश से सम्मान प्राप्त होगा, रिस्पेक्ट फ्रॉम फॉरेन लैंड्स। विदेश से लाभ प्राप्त होगा, अर्निंग फ्रॉम फॉरेन लैंड्स। और इस व्यक्ति का जो नेचर होगा बहुत ज्यादा खर्च करने वाला होगा, खर्चीला स्वभाव। आप लोगों ने अगर कंप्लीट कर लिया हो तो प्लीज एक बार बता दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 7th हाउस, दो तीन लोगों का यस अगर मिलेगा देन फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए 7th हाउस मेष लगन, 7th हाउस सूर्य, अच्छी पोजीशन नहीं मानी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए क्यों? क्योंकि सर सूर्य और शुक्राचार्य की बनती नहीं है। जी, सूर्य और शुक्राचार्य की बनती नहीं है। ओके, जी हाँ, डेबिलिटेटेड सही रीजन है। यहाँ पे सूर्य नीच का हो जाता है, तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। तो इसके प्रभाव से होगा क्या? इसके प्रभाव से तुला राशि का अगर सूर्य मेष लगन में है तो वो सबसे पहले अपनी शत्रु की राशि में बैठा है। ये लॉजिक है जो शास्त्रों में दिया हुआ है। इससे सबसे पहले आपका जो हेल्थ होगी, आपकी हेल्थ हमेशा कमजोर रहेगी। ये पॉइंट लिखिए, हेल्थ वाइज इश्यूज पूरी जिंदगी रहेंगे ही रहेंगे। हेल्थ वाइज इश्यूज। नेक्स्ट पॉइंट है मेल्स के लिए, सिर्फ मेल्स के लिए आपको स्त्री सुख में कमी रहेगी, स्त्री सुख कम प्राप्त होगा। ये सिर्फ मेल्स के लिए है ये पॉइंट। सारे इश्यूज रहेंगे हरीश जी, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर हेल्थ इशू नहीं है। हर तरीके का, जैसे सीजनल, अभी मुझे सीजनल इशू चल रहा है तो हर सीजन में बीमार पड़ना, फिर कोई ना कोई क्रॉनिक बीमारी हमेशा, जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गई, वो बने रहना, इस तरीके के हर चीज आपको हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ इश्यू मिलेगा। मेल्स
के लिए अगर आप मेल हैं और आपका सूर्य 7वें भाव में है, मेष लगन की कुंडली अगर आपकी है, तो स्त्री सुख में कमी रहेगी। फिर अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मेल्स के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। डेली वेजेस में प्रॉब्लम्स, डेली वेजेस और पार्टनरशिप्स में भी प्रॉब्लम्स। संतान पक्ष से परेशानियां, यानी कि बच्चों से परेशानियां, विद्या अध्ययन में भी परेशानियां बनी रहेंगी। संतान पक्ष से परेशानियां और विद्या अध्ययन में भी परेशानियां निरंतर बनी रहेंगी। सर अच्छी वाइफ भी नहीं मिलेगी? हाँ जी, अच्छी वाइफ भी नहीं मिलेगी? अच्छी वाइफ मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके नहीं लिए मिलेगी। काफी सारी चीजें देखनी पड़ेगी। यहाँ तो अगर सिर्फ सूर्य की पोजीशन देख रहे हो आप तो नहीं मिलेगी। सिर्फ सूर्य से अभी अगर हम एनालाइज करें तो नहीं मिलेगी। बाकी अगर लगन में वीनस हुआ तो फिर मिल सकती है। हाँ, लग्न में वीनस होगा तो मिलेगा सर। करेंगे, सब डिस्कस करेंगे सारे प्लैनेट स्टेप बाय स्टेप। अभी सूर्य की पोजीशन हम डिस्कस कर रहे हैं। पर यहाँ पे शास्त्रों ने दृष्टि संबंध के विषय में ये बोला हुआ है कि 7वीं दृष्टि से सूर्य जो है वो फर्स्ट हाउस को देखेगा, अपने मित्र मंगल के घर को। तो ये जो जातक होगा इसकी हाइट काफी अच्छी होगी, ऊंचा लंबा कद होगा और बहुत ज्यादा ईगो होगा इस व्यक्ति में। और अगर ये चाहे तो अपनी बुद्धि का यूज करके धन अर्जित कर सकता है, ये चीज मेंशन करी। तो क्या मेंशन किया है? एक तो हाइट बताइए कि अच्छी ऊंचा लंबा कद होगा, बहुत ज्यादा ईगो होगा और ये व्यक्ति अपनी बुद्धि का यूज करके धन अर्जित कर सकता है। एक विशेष क्वालिटी यहां पर बताई गई है। यस करके आप चैट बॉक्स में 4-5 लोग जब लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब है सूर्य 8वें भाव में। जी हरीश जी, क्या रिपीट करना है? चैट में मेंशन कर दीजिए हरीश जी, क्या रिपीट करना है, मैं कर दूंगा। हाइट अच्छी होगी, अबव एवरेज, अबव एवरेज मान सकते हैं। अच्छा मतलब अबव एवरेज। बुद्धि का उपयोग का मतलब क्या है? बुद्धि का उपयोग, कोई पूछ रहा है बुद्धि के उपयोग का मतलब क्या हुआ? मतलब अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके।
हर कोई इंटेलिजेंस यूज नहीं करता है। डिफरेंस ये है कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने इमोशंस को यूज करके उस सिचुएशन को आप संभाल रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं, या अपना लॉजिक यूज करके, अपनी इंटेलिजेंस यूज करके उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हर कोई इंटेलिजेंस यूज नहीं करता है और ना ही कर सकता है। अगर आपकी प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है कि आप हर सिचुएशन में इमोशंस को यूज करेंगे, तो आप इमोशंस को ही यूज करके आप उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, या जो भी डिसीजन आपका होगा वो इमोशन बेस्ड होगा। पास्ट एक्सपीरियंसेस को फॉर्मुलेट करके अगर आप उस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो आपका डिसीजन वैसा होगा। इंटेलिजेंस का यूज करके अगर आप उस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो आप उस तरह से उससे बाहर निकलेंगे, एनालिटिकल वे में बाहर निकलेंगे। ये व्यक्ति अगर चाहे तो ये अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके धन अर्जित कर सकता है। यहाँ पे वर्ड यूज किया है शास्त्रों ने, चाहे तो। मतलब उसका इंटेंट होना चाहिए उस व्यक्ति का कि हाँ, मुझे सोच समझ के इस चीज से बाहर निकलना है, और अगर वो इंटेंट लेके अपनी इंटेलिजेंस का यूज करेगा तो वो बाहर निकल आएगा किसी भी सिचुएशन से, और वहां से वो प्रॉफिट भी कमा सकता है। ये डिफरेंस है। यस, अगर अपना दिमाग यूज करेगा तो वो धन अर्जित कर पाएगा, मतलब पैसा कमा पाएगा। अब सूर्य अगर 8वें भाव में बैठा है मेष लगन में, तो वो मंगल की वृश्चिक राशि में बैठता है। यहां पे ज्यादातर चीजें नेगेटिव है, बस एक चीज पॉजिटिव है, लॉन्जेविटी अच्छी होगी इस व्यक्ति की। मतलब आयु आयु इसकी अच्छी होगी, 80 इयर्स 90 इयर्स, इस तरह की लंबी आयु, दीर्घायु जिसे बोलते हैं। और परेशानी कहां कहां से होगी? विद्या अध्ययन में परेशानी, संतान पक्ष से परेशानी, और माइंड रिलेटेड परेशानियां जैसे कि डिप्रेशन, चिंता, छोटी सी बात का बड़ा बतंगड़ बना देना, छोटी छोटी इश्यूज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करना, इस तरह से मस्तिष्क से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी इनको होगी। टेंशन बहुत ज्यादा रहेगी जीवन में। फिर यहां से 7वीं दृष्टि पड़ेगी सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस में शुक्र की वृष राशि है, तो शत्रु की राशि है। तो फैमिली लाइफ में हमेशा डिससैटिस्फैक्शन इस व्यक्ति को मिलेगा, असंतोष बना रहेगा पारिवारिक जीवन में, और वेल्थ अक्यूमुलेट करने में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। दो चीजें, फैमिली लाइफ में हमेशा असंतोष बना रहेगा और वेल्थ अक्यूमुलेट करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। जी, सेकेंड हाउस में दृष्टि पड़ने के स्वभाव के की वजह से ये इस जातक को धन अर्जित करने में परेशानियां होंगी और फैमिली लाइफ में हमेशा असंतोष बना रहेगा। दो चीजें।
चलिए आगे बढ़े। 9th हाउस, नाइन्थ हाउस में अगर सूर्य बैठा है मेष लगन, तो बहुत अच्छी पोजीशन मानी गई, इसको काफी शुभ माना गया है, क्योंकि 9th हाउस में सूर्य यहाँ पे, 9th हाउस में सूर्य यहाँ पर गुरु की राशि में, अपने मित्र सन एंड जुपिटर आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे गुरु की राशि में है और 7वीं दृष्टि से 3rd हाउस को सूर्य देखेगा। तो 3rd हाउस में है बुध, और बुध और सूर्य न्यूट्रल है आपस में, तो दृष्टि वाइज भी शुभ प्रभाव मिलेंगे और जहां सूर्य बैठा है उसके हिसाब से भी शुभ प्रभाव ही मिलेंगे 9th हाउस में। तो बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ पे बताई गई है, और इससे किन किन चीजों में फायदा मिलेगा। सबसे पहले ये व्यक्ति बहुत ज्यादा, इसके पास विजडम होगा। एक होता है इंटेलिजेंस, जो हमने पहले अभी डिस्कस किया है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विजडम की। ज्ञान, विद्या और ज्ञान दो अलग अलग चीजें। बुद्धिमता यानी कि इंटेलिजेंस और ज्ञान में बहुत डिफरेंस है। इस व्यक्ति के पास ज्ञान होगा, ज्ञान के साथ साथ बुद्धि भी होगी, विद्या में लाभ प्राप्त होगा, ऐसा व्यक्ति धर्म शास्त्रों का ज्ञाता होता है, धर्म शास्त्रों का ज्ञाता। 3rd हाउस अभी हम रिपीट करेंगे, अभी पहले नोट डाउन कर लीजिए। 9th हाउस में सूर्य बैठा है तो क्या, धर्म शास्त्रों का ज्ञाता, ईश्वर में भक्ति और विश्वास रखने वाला, ईश्वर में भक्ति और विश्वास रखने वाला, लकी जिसे बोलते हैं भाग्यशाली, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा, तीर्थ यात्रा करने वाला होगा, न्यायी होगा, मतलब सबको न्याय देने वाला, और दान करने वाला होगा, यानी कि चैरिटी करने वाला। साथ साथ इस व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती रहेगी थ्रू आउट दी लाइफ। फिर अब यहां से 7वीं दृष्टि जाती है 3rd हाउस पे। 3rd हाउस है बुध की राशि मिथुन, और सूर्य बुध आपस में न्यूट्रल है। तो यहाँ पे सूर्य की दृष्टि से इस व्यक्ति के भाई बहन होंगे और भाई बहनों से इसे सुख भी प्राप्त होगा। और साथ साथ जहां पर भी ये व्यक्ति एफर्ट्स डालेगा, एक तो भाई बहन से सुख प्राप्त होगा, फिर जहां जहां भी ये व्यक्ति एफर्ट करेगा उस एरिया में इसको सक्सेस मिलती चली जाएगी। यानी कि एफर्ट्स के थ्रू भी सक्सेस इसे मिलेगी, लक के थ्रू भी मिल रही है और एफर्ट्स के थ्रू भी मिल रही है। लास्ट वन इज एफर्ट्स के थ्रू सक्सेस की प्राप्ति होना। जहां जहां पर भी एफर्ट करेगा ये व्यक्ति, वहां वहां उसे सक्सेस मिलेगी।
9th हाउस की बात हो रही है अभी, और दृष्टि जाएगी 3rd हाउस में। जी मधु जी। सर जो आपने अभी बताया है वही हमने 3rd हाउस में भी वही नोट्स लिखे हैं। 9th हाउस से दृष्टि जाएगी ना 3rd हाउस में, 7वीं दृष्टि। हाँ तो सर जो 9th हाउस में हम जो भी चीज लिख रहे हैं वही थोड़ी सी चीजें सारी 3rd हाउस की भी ही आ रही है। नहीं, अलग अलग है। 3rd हाउस से इस व्यक्ति को भाई बहन का सुख प्राप्त होगा और पराक्रम यानी कि अपने एफर्ट्स के थ्रू सक्सेस इसे प्राप्त होगा। 9th हाउस में इसे लक मिलेगा, भाग्य के थ्रू सक्सेस। जी। तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य भी सपोर्ट करेगा और इसके एफर्ट्स भी सपोर्ट करेंगे, दोनों चीजें। जी सर। इसमें भी यही लिखवाया था आपने, धर्मात्मा होगा, दानी होगा। हाँ बहुत जी, ये ज्यादा 9th हाउस में तीर्थ बैठने यात्रा। की वजह से, ओके, दृष्टि जो की वजह से। दृष्टि की वजह से 3rd में भी वही आएगा और 9th में भी वही चीज आएगी। दृष्टि की वजह से 3rd में सिर्फ 2 पॉइंट है, भाई बहन का सुख और जी। एफर्ट्स के थ्रू सक्सेस। ओके सर, थैंक यू। मृदुला जी। सर ऐसा है, जो आपने बताया कि धर्मशास्त्रों का ज्ञाता होगा, ये सारी चीजें तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है ना सर? जी, ये भी सर धर्मशास्त्र ही मेरा है। 9th हाउस में ये सन, इसलिए कुछ। हाँ बिल्कुल, धर्मशास्त्र ही है ये। ओके सर, थैंक यू। सर एक चीज बताइए, जब ये सूर्य जिस भाव में बैठ रहे हैं तो जिस भाव में बैठ रहे हैं उसका भी कैलकुलेशन करना है, और 7वीं दृष्टि में जो 7वीं जहाँ बैठ रहा है प्लेनेट और जहाँ देख रहा है, दोनों का दोनों का कैलकुलेशन करना है। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो। हाँ जी बिल्कुल। अब जैसे 10th हाउस का जो सूर्य है वो 50-50% है, 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि 10th हाउस वैसे तो केंद्र भाव है, लेकिन कौन सी राशि आ रही है वहां पे? शनि की। गाइडिंग लाइट टैरो मर्क्यूरी वीनस 9th हाउस में है, तो उसका फरीदा जी, अगर मर्क्यूरी वीनस 9th हाउस में है, उसका फलादेश हम करेंगे जब मर्क्यूरी वीनस पर आएंगे। ये सूर्य की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि मर्क्यूरी 9th हाउस में हो तो भी ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। नहीं नहीं, सूर्य अगर 9th हाउस में है और मेष लगन है तो सन मर्क्यूरी वीनस अगर आपका है 9th हाउस में, मेष लगन, तो पहले तो देखना पड़ेगा कि मर्क्यूरी और वीनस अस्त तो नहीं। तो सूर्य का प्रभाव आपको मिलेगा, लेकिन बुध और शुक्र का प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। कितनी डिग्री पे है? सूर्य से कितनी डिग्री पे है वो देखना पड़ेगा, सन से। टेंथ हाउस अगर मेष लगन है, सूर्य आपका 10th हाउस में है, तो यहाँ पे सबसे पहले लॉजिक को समझिए। सूर्य अपने शत्रु शनि के भाव में है, तो इसकी वजह से पिता के साथ प्रॉब्लम्स, अपने प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स, व्यवसाय में प्रॉब्लम्स, और मान प्रतिष्ठा सम्मान में प्रॉब्लम्स जातक को फेस करनी पड़ेंगी। पिता के साथ प्रॉब्लम्स, अपने जॉब या प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स, और मान प्रतिष्ठा और सम्मान में प्रॉब्लम्स ये जातक फेस करेगा। इस पर्सनल क्वेश्चंस अभी मत पूछिए। 9th हाउस में एरीज हो, राइट, ये पर्सनल क्वेश्चन है कि अगर 9वें भाव में एरीज हो तो जातक को कैसा प्रभाव मिलेगा। 9वें भाव में एरीज
हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं लगन अगर एरीज है तो। जब सिम लगन का डिस्कस करेंगे तो 9th हाउस में एरीज अपने आप आ जाएगा आपका। ओके हाँ, अब यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि शत्रु के भाव में है तो इन एरियाज में प्रॉब्लम होगी। दृष्टि यहाँ पे कहां पड़ रही है? 4th हाउस पे। 4th हाउस में कौन है? चंद्रमा है। तो 4th हाउस से रिलेटेड सारे सुख इस जातक को प्राप्त होंगे, यानी कि माता का सुख। अब पिता के साथ प्रॉब्लम्स है इसको, लेकिन मदर का सुख इस जातक को प्राप्त होगा। भूमि वाहन का सुख, और ऐश्वर्य यानी कि लग्जरी की प्राप्ति भी इस जातक को होगी। अजय जी क्वेश्चन कोई? नहीं सर। सपना जी? नहीं कोई नहीं है सर, हैंड रेज करते थे। जी अनुश्री जी? सन इन 3rd हाउस एंड सन इन 6th हाउस दोनों में मरकरी की ही राशि में है, तो फिर एक में तो 3rd हाउस में आप कह रहे हो एजुकेशन और इंटेलिजेंस में फायदा, और 6th हाउस में कह रहे हो विद्या अध्ययन में कठिनाइयां आएंगी। सर दोनों में इतना अंतर क्यों? क्योंकि एक आपका उपचय भाव है और उपचय भाव में हमेशा हॉट प्लैनेट्स जो होंगे वो अच्छा रिजल्ट देंगे। 6th हाउस जो है वो त्रिक भाव हो जाता है, तो त्रिक भाव हमेशा नेगेटिव रहते हैं और वहां पे प्रॉब्लम्स परेशानियां बनी रहेंगी, स्पेशली फॉर हॉट प्लैनेट्स जो गर्म स्वभाव, जैसे सूर्य मंगल गुरु, ये 3 प्लैनेट्स। थैंक यू। चलिए 11th हाउस पे हम प्रोसीड करते हैं। सन इन 11th हाउस, एरीज असेंडेंट, अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि में यहाँ पे सूर्य आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 11वां भाव भी अभी अनुश्री जी ने जो क्वेश्चन पूछा उपचय भाव है, तो यहाँ पे सूर्य अगर प्लेस है तो इस पर्टिकुलर व्यक्ति को धन संपत्ति ये सारी चीजें प्राप्त होंगी, लेकिन बहुत कठिनाइयों के बाद, ऐसा फलादेश है। आमदनी अच्छी होगी, लेकिन इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेंटल एफर्ट और फिजिकल एफर्ट डालना पड़ेगा पैसा अर्न करने के लिए, इजी मनी नहीं होगा। सर यहाँ पे पांचवा भाव सूर्य का है। जी वही बता रहा हूं मैं। अब यहां से 7वीं दृष्टि जाएगी 5वें भाव पे। 5वां भाव सूर्य की खुद की राशि है, तो प्लैनेट अपनी खुद की राशि को देख रहा है, तो 5वें भाव से रिलेटेड सारी सुख की प्राप्ति इस व्यक्ति को होगी, यानी कि संतान सुख की प्राप्ति होगी, विद्या की प्राप्ति होगी, और
जो हमने 5th हाउस में डिस्कस किया था कि ये अपने स्वार्थ के लिए कटु वचनों का प्रयोग करेगा, सेम चीज 11th हाउस में भी एप्लीकेबल है कि ये अपने स्वार्थ, अपने लाभ के लिए कटु वचनों का प्रयोग करेगा और उन वचनों से इसको लाभ होगा भी। उन वचनों से इन्हें लाभ होगा भी। और जो सर स्टूडेंट है उनको शिक्षा में फायदा होगा जी? जो स्टूडेंट वर्ग है उन्हें शिक्षा में फायदा मिलेगा यहाँ पर। हाँ, विद्या में विद्या मतलब शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ। शास्त्रों जो संस्कृत से जब हम उसे लेते हैं ना तो विद्या वर्ड यूज करते हैं। विद्या मतलब उस शिक्षा जो है विद्या का एक पार्ट है। शिक्षा अपने आप में कुछ भी नहीं है। शिक्षा और विद्या में अंतर है। विद्या इज एवरीथिंग, शिक्षा इज वन पार्ट ऑफ विद्या। 5th हाउस इज विद्या, इसलिए विद्यार्थी बोला जाता है, शिक्षार्थी कोई नहीं बोलता। हालांकि आजकल के स्कूल्स और कॉलेजेस में विद्या नहीं सिर्फ शिक्षा ही दी जा रही है, वो एक अलग विषय है। बट शास्त्रों ने जो बताया है वो है विद्या। विद्या का प्रभाव बताया कि विद्या आपके पास होनी चाहिए तब आप सक्सेसफुल होंगे, शिक्षा नहीं। लव लाइफ के लिए अजय जी वीनस जब हम देखेंगे प्लेसमेंट इन एरीज, सब उसका प्रभाव समझ में आएगा। सूर्य का लव लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं। सूर्य का धर्म, विद्या और गवर्नमेंट, इन सब से रिलेशन है। इसलिए सूर्य का जब भी आप फलादेश करते हैं तो इन्हीं चीजों पे फोकस किया जाता है। मर्क्यूरी, मून से आप लव लाइफ कर सकते हैं, उसका कोई ना कोई इफेक्ट आएगा, या फिर वीनस से आएगा। वैसे अगर आप पूछ रहे हैं तो सूर्य जो है वो लव लाइफ के लिए हमेशा खराब माना जाता है। इसलिए जब सन 1st हाउस में था और वो 7th हाउस को देख रहा था तो वहां पे ये बताया गया था कि स्त्री सुख में कमी होगी जातक को। सन इज नॉट गुड फॉर लव लाइफ, क्योंकि सन झुकता नहीं है कभी। रिलेशनशिप में आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। तो सन कभी कभी नहीं झुकेगा। सन कभी भी झुकेगा नहीं। अब ऐसे व्यक्ति के साथ कौन सी लड़की रहेगी जो कभी झुकेगा ही नहीं किसी भी बात पे। मतलब वो होता है ना, माय वे और हाईवे, या तो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, नहीं तो जाओ, जिसके साथ जाना है जाओ, खत्म। इसका अर्थ नहीं सर। सूर्य को अगर कोई झुका सकता है तो वो है बृहस्पति, गुरु, बस। चलिए, अब सूर्य 12वें भाव में अगर है और आपका मेष लगन है तो यहाँ पे विदेश से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे हमेशा। विदेश से लाभ प्राप्ति के योग हमेशा बने रहेंगे। साथ ही साथ खर्चा, व्यय बहुत ज्यादा रहेगा इस व्यक्ति का। थोड़ा सा पैसा आएगा वो उसे खर्च कर देगा, फिर थोड़ा और पैसा आएगा उसे और खर्च कर देगा। मतलब खर्चा लगातार बना ही रहेगा। और साथ साथ संतान
पक्ष को हानि हो सकती है इस प्लेसमेंट से। सन इन 12th हाउस एरीज असेंडेंट, जो इस व्यक्ति के बच्चे होंगे, संतान होंगे, उनको लाइफ में कभी ना कभी बहुत किसी एक ऐसी परिस्थिति में वो पड़ जाएंगे जहां पे उनको नुकसान और हानि होगी बच्चों को। और संतान पक्ष से हमेशा इस व्यक्ति को कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, मतलब बच्चे कोई ना कोई ऐसी चीज करते रहेंगे जिससे इनको चिंता हमेशा बनी रहे। सर मोक्ष प्राप्ति भी हो सकती है यहाँ पे? जी, मोक्ष प्राप्ति? नहीं, मोक्ष प्राप्ति का योग नहीं है। अब यहां पर 6th हाउस को देखेगा सूर्य 7वीं दृष्टि से, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का योग बनेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन साथ साथ 2 नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। दृष्टि के कारण मेंटल टेंशन इस व्यक्ति को रहेंगी और पढ़ाई में, एजुकेशन में ब्रेक हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। पढ़ाई में या तो ब्रेक हो सकता है या और कोई इशू पढ़ाई में रह सकता है इस व्यक्ति का। पॉजिटिव पॉइंट एक है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, और 2 नेगेटिव पॉइंट्स है, मेंटल टेंशन्स रहेंगी इस व्यक्ति को और पढ़ाई में ब्रेक हो सकता है। चलिए, तो ये हमारा पूरा हो गया सन का फलादेश मेष लगन में 12 भावों में। अब कल हम देखेंगे मून का फलादेश, चंद्रमा का फलादेश। जी आशा जी। जी सर मैं पूछना चाह रही थी कि जो राहु और केतु हैं वो तो सन के साथ जो ग्रहण लगा देते हैं, अगर वो साथ आ जाते हैं किसी भी हाउस में तो फिर ये रिजल्ट्स तो नहीं मिलेंगे, वो खराब हो जाएंगे ना? वो डिस्कस करेंगे जब राहु केतु की बारी आएगी तब बताएंगे आपको। ओके सर, थैंक यू। अजय जी, डिजीजेस का अगर आपको देखना है ना तो 6th हाउस लॉर्ड की पोजीशन से पता चलेगा, वो सन की पोजीशन से। जी सर। सपना जी। सर जैसे एक हाउस में 4-5 प्लेनेट बैठे हो तो उसका भी तो बताएंगे ना? जहां पर भी योग बन रहा है, जो हमने इंटर एस्ट्रोलॉजी में जो योग डिस्कस करे थे, अगर वो योग आपको कहीं मिल रहे हैं तो उन योगों के द्वारा फलादेश किया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। जैसे शनि चंद्रमा का योग कहीं किसी भी हाउस में मिल रहा है तो विष योग के द्वारा फलादेश किया जाएगा, जो आपको लिखवाया है। अच्छा। अगर योग नहीं बन रहा है तो फिर इस प्लेसमेंट के हिसाब से आप फलादेश करेंगे। जैसे जुपिटर और सैटर्न बैठे हुए हैं साथ में, तो कोई डिफाइंड योग नहीं है जुपिटर और सैटर्न, तो वहां पे यही जुपिटर का फलादेश होगा, साथ साथ सैटर्न का फलादेश होगा। उन दोनों को कंबाइंड करके आप रिजल्ट दोगे। लेकिन अगर जुपिटर 1st हाउस में धनु लगन में बैठा है तो हंस योग बन गया, तो हंस योग का फलादेश होगा। ठीक है। गुरुजी एक प्रश्न था। हाँ जी। कि जैसे हमारे जो भाव होते हैं 12, तो इसका कोई ना कोई मालिक है। हाँ जी सर, ये भाव का मालिक और भाव का कारक, इसमें क्या अंतर है? भाव का कारक मतलब कौन सा प्लैनेट किस भाव के सिग्निफिकेशंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि गुरु जो है जुपिटर, वो 9th हाउस का कारक माना जाता है। मतलब क्या हुआ, 9th हाउस से जो चीजें आती हैं उनका जो आधिपत्य है वो गुरु के पास है। जैसे रिलीजन, लक और टीचर गुरु,
ये तीनों सिग्निफिकेटर किसके हैं? गुरु के, बृहस्पति के। इसलिए 9th हाउस का कारक जो है वो गुरु बनता है। ऐसे ही 5th हाउस का कारक जो है वो भी गुरु है, बृहस्पति है। क्यों? क्योंकि 5th हाउस से क्या क्या देखा जाता है? विद्या, मान सम्मान, धन और संतान, ये सब गुरु के अंदर आते हैं। इन पे जो रूलिंग प्लैनेट है वो बृहस्पति है, इसलिए 5th हाउस का कारक भी बृहस्पति बनता है। अब 5th हाउस हो सकता है सूर्य का हो, तो वो लॉर्ड बन जाएगा सूर्य उस हाउस का। 5th हाउस हो सकता है मर्क्यूरी का हो, तो मर्क्यूरी वहां पे लॉर्ड बन जाएगा। और कारक कौन होगा? गुरु होगा। तो हर प्लैनेट अपने कारक भावों में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, या आगे आपको समझाएंगे। जैसे मंगल जो है 3rd हाउस का कारक है। क्यों है 3rd हाउस का कारक? क्योंकि 3rd हाउस दिखाता है पराक्रम, साहस, करेज, एफर्ट्स, और मंगल उन्हीं चीजों का सिग्निफिकेटर है। तो और सर 3rd हाउस में स्ट्रेंथ मिल जाती है। सर दूसरे भाव का कारक ये बृहस्पति है ना सर? दूसरे भाव धन, कुटुंब, वाणी का कारक भी बृहस्पति। 11वें भाव का भी कारक बृहस्पति। इसलिए तो बोला गया कि बृहस्पति अगर खराब है तो फिर पूरा हॉरोस्कोप डाउन हो जाता है। और 9वें का सर? जी 9वें भाव का 9th हाउस। 9th हाउस, 9th हाउस का भी बृहस्पति है कारक जी। 12th हाउस का केतु है। तो सर यहाँ पे जो दूसरा हाउस है, कारक यहाँ पे बृहस्पति है, तो मंगल का यहाँ पे क्या रोल है सर? मंगल का रोल किस वे में आप पूछ रहे हैं? दूसरा हाउस तो कहा जाता है कि मंगल का है। नहीं, थर्ड हाउस होता है मंगल का, 2nd हाउस नहीं होता, 3rd। जी नलगे जी। 3rd हाउस किससे हुआ? अभी सर सिर्फ हम लोग एक एक प्लेनेट का ही एक एक लग्न में, अगर मेष लग्न हम लोग पढ़ रहे हैं तो रवि जो जो भाव में है उसका ही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी दूसरा कुछ है नहीं। सिर्फ जी आप मून को चालू करेंगे, फिर मर्क्यूरी, ऐसे एक हाँ नहीं वो है नहीं, लेकिन अभी हम लोग जो इसमें सबके दिमाग में जो आ रहा है साथ में, वो साथ में अभी पकड़ने का ही नहीं, सिर्फ रवि है तो रवि का ही लेने का। जैसा अभी मान लो सन पे फोकस करना है। हाँ, अभी अगर मान लो मून चालू हो जाए तो सिर्फ मून में ही फोकस करना है, सिर्फ मून पे फोकस करना है जी। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 12 भाव में, वो 12 एक प्लेनेट का आएगा। हाँ जी बिल्कुल। ओके ओके ओके। अनुश्री जी। सर सेम क्वेश्चन, सन इन 9th हाउस एंड सन इन 12th हाउस, तो वो ही फीचर्स रहेंगे धर्मशास्त्रों का ज्ञाता? नहीं, सब 12th हाउस में नहीं रहेगा। 12th हाउस में खर्चों का भाव है, इसलिए वो व्यय बहुत रहेगा, लेकिन बाकी है तो गुरु की राशि में ही। हाँ, लेकिन गुरु का कौन सा साइन है? वो 12वां साइन, वॉटरी साइन है। अच्छा, वॉटरी साइन है ना, तो वॉटरी साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लो। तो उस वॉटरी साइन के प्रभाव वहां पे मिलेंगे, और साथ में व्यय भाव के प्रभाव मिलेंगे। 12th हाउस त्रिक भाव है। हाँ। इसलिए मेंटल टेंशन्स, क्योंकि वाटर लिक्विडिटी इज इन 12th हाउस। 12th हाउस इज द लॉस ऑफ लग्ना। 12th हाउस इज द लॉस ऑफ लग्ना। और कैसे लॉस हो रहा है? लिक्विड के थ्रू, वाटर के थ्रू। वाटर किसको रिप्रेजेंट करता है? मून। मून इज द कारका फॉर माइंड। इसलिए मेंटल टेंशन्स बनी रहेगी, वहां पर बनी रहेगी। और फिर लगन का लॉस होना लिक्विड के थ्रू। मून इज ऑल्सो लिक्विड कैश, तो व्यय होना। ठीक है सर। राइट, इसलिए 9th हाउस क्या है? धनु, गुरु की राशि आ गई, लेकिन गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, तो मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव हमेशा अच्छा रहता है, फायर साइन है। धर्मशास्त्र जो है और जितने भी जो भी आपका लक फैक्टर है, जो भी हायर आपका विजडम है, वो मैनिफेस्ट होता है फायर एलिमेंट के थ्रू।
इसलिए अग्नि को हमेशा सबसे पवित्र माना जाता है। हम अग्निहोत्र करते हैं, अग्नि में आहुतियां देते हैं, उससे चीजें मैनिफेस्ट होती है। तो धर्म शास्त्र जो है दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय फायर एंड मेटल इज गोल्ड। फायर का कलर जो होता है दैट इज ऑल्सो येलो। और जुपिटर की 9th राशि जो है वो सबसे ज्यादा शुभ राशि है सारे 12 साइंस में। द मोस्ट ऑस्पिशियस साइन इज सैजिटेरियस। बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है। गुरुजी एक प्रश्न था कि सबसे मिस्टीरियस प्लेनेट कौन सा होता है? सबसे मिस्टीरियस प्लेनेट? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, बुध। बुध ना सर? जी बुध ना? बुध गुरु नहीं बुध 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 बोल रहे हैं। बुध बुध हाँ, मर्क्यूरी मींस बुध। और ये सर चंद्रमा नहीं होता है? सबसे मिस्टीरियस आपने पूछा, राइट? जी सर। बुध होगा। लेकिन सर बुध का तो कभी मिस्ट्री में नाम नहीं आता है, या तो केतु का आता है, प्लूटो का आता है, या फिर जो है मून का आता है, सैटर्न का आता है। मिस्ट्री में हाँ, आपने जहां से भी पढ़ा है वो गलत लिटरेचर आपने पढ़ा है, क्योंकि बाकी सारे प्लैनेट्स का फलादेश डिफाइंड है। राहु कैसे बिहेव करेगा डिफाइंड है, केतु कैसे बिहेव करेगा डिफाइंड है, सैटर्न कैसे बिहेव करेगा डिफाइंड है, मून कैसे बिहेव करेगा डिफाइंड है, सन कैसे बिहेव करेगा डिफाइंड है, मार्स कैसे बिहेव करेगा, जुपिटर कैसे बिहेव करेगा, सैटर्न वीनस कैसे बिहेव करेगा डिफाइंड है। मर्क्यूरी कैसे बिहेव करेगा, कब बिहेव करेगा डिफाइंड नहीं है, क्योंकि मर्क्यूरी जिस प्लैनेट के साथ होता है उसके स्वभाव ले लेता है। दैट इज अ नपुंसक ग्रह। उसका अपना कोई प्रभाव नहीं है। सभी के साथ गोचर में अगर किसी प्लैनेट के साथ है, नैसर्गिक किसी प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, कभी भी वो कैसे भी बदल सकता है और आपको रिजल्ट दे सकता है। पूरे एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट है दैट इज मर्क्यूरी, बुध। इसलिए जब बुध पढ़ेंगे तो बुध के बारे में बहुत कुछ लिखा नहीं हुआ शास्त्रों में भी। तो सर जिसके बुध के अंडर में जो राशियां हैं, ये आपकी कन्या है और कौन है? सिर्फ कन्या ही है शायद। लेकिन सर कन्या तो वो उसको भी उसी तरह का मिस्टीरियस होना चाहिए। नहीं, राशियां मिस्टीरियस नहीं होंगी। नहीं, जैसे राशियां कभी भी मिस्टीरियस नहीं होती है, क्योंकि राशियों का एलिमेंट है, उस एलिमेंट के बेसिस पे रिजल्ट्स आर डिफाइंड, फिक्स्ड। प्लैनेट मिस्टीरियस है, राशियां हमेशा जो उनका स्वभाव है उसके हिसाब से वो आपको रिजल्ट देती है। अगर मिथुन राशि है तो वो वायु तत्व के हिसाब से रिजल्ट देगी, अगर कन्या राशि है तो वो पृथ्वी तत्व के हिसाब से रिजल्ट देगी। तो राशियां यहाँ पे कभी भी मिस्ट्री में नहीं आती है, सिर्फ प्लैनेट मिस्ट्री में आता है। तो सर बुध तो उसी बुध के अंडर में ही है कन्या राशि। तो कन्या में जो कोई जातक आता है तो वो भी तो उसका स्वभाव बुध के जैसा ही होगा। नहीं, बुध के जैसा स्वभाव नहीं होगा, राशि के हिसाब से स्वभाव डिफाइंड होता है। किस राशि में आपका जन्म हुआ है उस राशि के बेसिस पे आपका स्वभाव और आपके फिजिकल अपीयरेंस, आपका जो रहन सहन का ढंग है वो डिफाइंड होता है। प्लैनेट्स का रिजल्ट होता है आपको रिजल्ट्स देना, आप किस तरह से बने हैं, आपकी लाइफ कैसे बनी है उसको डिजाइन करना नहीं। प्लैनेट योगों के बेसिस पे आपको रिजल्ट देते हैं बस। बाकी आपकी अपीयरेंस कैसी होगी, आपका रहन सहन कैसा होगा, आपकी बोलचाल कैसी होगी, ये इस पे राशियों का बेस आता है, ये राशि डिसाइड करती है। तो फिर अब कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। जी अजय जी। सर पहले मैं दूसरे मेरे जो
भाई हैं अजय जी, उनको सजेस्ट करूंगा। अजय जी आई थिंक आपके लिए मस्ट है, आप बेसिक कोर्स जरूर पढ़िए। दूसरा क्योंकि अभी जो जो आपने जैसे जैसे बात की ना, मेरे को लगता है अभी आपको पूरा आइडिया नहीं, आपने शायद यूट्यूब में कुछ कुछ देखा है, कुछ छोटी मोटी बुक्स पढ़ ली हैं। क्योंकि बुध जो आपने बोला ना, बुध की दो, एक राशि में दो है, कन्या भी है मिथुन भी है, तो उसको सर थोड़ा करिए सो दैट के ना फिर हम लोग का बेसिक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं जाए। एंड राशि, क्योंकि हम लग्न भी बोलते हैं, किसी का राशि बोलते हैं, तो लग्न और राशि वो भी एक राशि से डिफाइंड होता है, उसमें प्लैनेट का रोल नहीं होता है। तो जैसे सर ने बोला राशि का एक डिफाइंड रोल है, प्लैनेट कैसे बिहेव करेगा वो सेपरेट चीज़ है। तो एक बार अजय जी थोड़ा उसको डिटेल में चलाइए, सर ने जो आपको सजेस्ट किया है वो बेसिक वाला कोर्स, लेकिन अगर आप उसको देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, 12th हाउस में जो संतान पक्ष को हानि हो सकती है या संतान पक्ष से चिंता, ये सर इसका खाली मेरे को थोड़ा लॉजिक समझना सर, ये कैसे हमने इसको किया डिफाइन? जी, इसका थोड़ा सा लॉजिक जो है वो एडवांस है, मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूं यहाँ पर। जब एक व्यक्ति बहुत छोटा होता है, यानी कि पैदा होने के बाद से लेके आप मान सकते हैं 3 वर्ष की आयु तक, तो उसको जो प्लैनेट गवर्न करता है वो है चंद्रमा। फिर उसके बाद वो बुध के क्षेत्र में आ जाता है आफ्टर 3 years ऑनवर्ड्स। ऑल्दो ये ईयर्स डिफाइंड नहीं है शास्त्रों में, शास्त्रों में बस इतना लिखा है कि बहुत छोटा व्यक्ति जो है वो चंद्रमा से गवर्न होगा, और उससे थोड़ा जो एक थोड़ा सा बड़ा जब वो बच्चा हो जाएगा तो वो गुरु मर्क्यूरी से गवर्न होगा। अब इसलिए आप देखेंगे जो बहुत छोटे व्यक्ति होते हैं, क्योंकि 4th हाउस काल पुरुष की कुंडली में आता है चंद्रमा का भाव, और वही आपकी निद्रा का भाव भी होता है। इसलिए छोटे बच्चे जो होते हैं ज्यादातर सोते रहते हैं, उनका खाना पीना भी दूध, मेन कंपोनेंट वहां पे दूध या लिक्विड डाइट होती है, विच इज अगेन मून। मून यहाँ पर जो है वो लिक्विडिटी का कारण, मतलब लिक्विड चीजों को वो रिप्रेजेंट करता है। और मेष लगन में 5th हाउस में जो प्लैनेट है उसमें जो राशि आती है वो है सिंह राशि, जिसका स्वामी बनता है सूर्य। अब सूर्य 12वें भाव में जब चला जाएगा, विच इज द हाउस ऑफ लॉसेस, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए। संतान का 12वें भाव में चले जाना और 12वें भाव में चंद्रमा के एलिमेंट की राशि होना, मतलब वाटरी साइन होना। वाटरी साइन कौन कौन से? 4, 8, 12। यस सर। तीनों में वाटर एलिमेंट है, मतलब तीनों में कहीं ना कहीं चंद्रमा का रोल आ जाता है। तो 5th हाउस लॉर्ड का 12th में चले जाना और वहां पे वाटरी साइन में बैठना दिखाता है कि कहीं ना कहीं 5th हाउस से रिलेटेड और वाटर से रिलेटेड, यानी 5th हाउस और मून से रिलेटेड कोई ना कोई लॉस का इवेंट होगा। लॉस का इवेंट, क्योंकि 12th हाउस जो है दैट इज द हाउस ऑफ लॉस। यहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं कि उनका संतान जब बहुत छोटी आयु का होगा तब कोई ना कोई हानि हो सकती है। ये रीजन। 8th हाउस फ्रॉम 5th भाव नहीं, वो रीजन नहीं है यहाँ पे। वो जब हम 8वां भाव 5th से है या पहला भाव 7वें से है, 7वें से तीसरा भाव जब है, इस तरीके की जो एनालिसिस हम करते हैं वो एक अलग उसमें जाता है। उसमें आप राशियों को कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब राशि ब्लैंक हो जाती है और सिर्फ हाउसेस के बेस पे प्रेडिक्शन होती है कि अगर चौथे भाव से 4 भाव आगे गिनेंगे, यानी 4th हाउस से 4th हाउस 4 भाव आगे गिनेंगे, 4, 5, 6, 7, तो चौथे भाव का सुख 7वें भाव से आना चाहिए, राइट। और 7वां भाव किसका है? पार्टनरशिप्स का, मैरिज का। तो अब बहुत सारे व्यक्तियों की जिंदगी में मैरिज हो सकता है खराब हो, लेकिन पार्टनरशिप से उनको सुख मिले। तो ये 4th to 4th, 8th to 5th, ये जो रूल्स लगते हैं ना, ये 50% लगते हैं, हमेशा नहीं लगते। इसमें हम एक एनालिसिस और करते हैं, ग्रनांग एनालिसिस, वो आपको आगे बताएंगे।
पारुल जी, आपका क्वेश्चन में समझा नहीं। वाटर हाउस मीन्स मृत्यु, क्या ये क्वेश्चन में समझ नहीं पा रहा हूँ। पारुल जी। सर मुझे ये हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मुझे पूछना था कि जैसे अभी आपने बताया, तो ये छोटे बच्चों की मृत्यु पानी के कारण हो सकती है, वैसा? नहीं, वैसा नहीं है। किस कारण से होगी वो प्लेनेट बताएगा। अच्छा। वो आगे का टॉपिक है। अच्छा अच्छा। ये मृत्यु नहीं बोला मैंने बोला हानि हो सकती है। हाँ, तो हानि मतलब लॉस, तो मतलब हम उनको खो देंगे, वैसा? नहीं, अब बताइए, इसमें अगर उस व्यक्ति के 3 बच्चे हैं फिर? हाँ। मृत्यु होगी या बहुत गंभीर बीमारी होगी, ये तो उस बच्चे के चार्ट से पता चलेगा। समझ रहे हो आप? हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो सही है, कि चलो 12th हाउस में अगर सूर्य है तो बच्चे की मृत्यु हो सकती है। अब उस व्यक्ति के अगर 3 बच्चे हैं, फिर कैसे पता लगाओगे आप किसकी होगी? तो इंडिविजुअल जो डेथ है या ये सारी चीजें, वो आपको उस व्यक्ति के चार्ट से ही पता चलेगी, उसके फादर या मदर के चार्ट से पता नहीं चलेगी। फादर मदर के चार्ट से ये बता सकते हैं कि हाँ, कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है, कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जो आपको प्रॉब्लम दे उस पर्टिकुलर पक्ष से रिलेटेड। अब ये बता सकते हैं कि बीमार पड़ेगा आपका बच्चा, कौन सी बीमारी होगी ये देखने के लिए बच्चे का चार्ट लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो बाकी क्वेश्चंस फिर हम कर लेते हैं। मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, आप लोग भी रेस्ट करिए। जिन्होंने नोट्स कुछ छूट गया है आपका, तो रिकॉर्डिंग देख के नोट्स बना लीजिएगा। सिंपल है, आपको सिर्फ नोट्स यहाँ पे बनाने और चीजों को समझते जाना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको अपना एनालिटिकल माइंड यूज नहीं करना है इस पर्टिकुलर कोर्स में। एनालिटिकल माइंड यूज करना है प्रश्न ज्योतिष से, जो नेक्स्ट आएगा। ये बहुत ही सिंपल सा कोर्स है। फलित में कोई ज्यादा माइंड यूज नहीं करना, सिर्फ नोट करना है। नोट कर लोगे तो आप, ये पूरा कोर्स आपको समझ में आ जाएगा और आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। फलित डिफिकल्ट तो नहीं है ना? किसी को डिफिकल्ट लग रहा है क्या फलित डिफिकल्ट हो? कुछ नहीं करना, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करना है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं पूरे फलित ज्योतिष में। इसके बाद वाला जो पार्ट है, फिर वहां पे पूरा आपका एनालिटिकल माइंड, किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरा गोल्ड का रिंग गिर गया था बाजार में, वो कहाँ किस डायरेक्शन में होगा, किसके पास होगा, वो प्रश्न चार्ट जब आप बनाओगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा माइंड वहां पे यूज करना होगा। इसलिए प्रश्न से एडवांस पार्ट चालू हो जाता है ज्योतिष का। अभी आपका ये इंटरमीडिएट चल रहा है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ नोट्स के ऊपर है। नोट्स अगर प्रॉपर बने हैं तो फलित ज्योतिष आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इससे। फलादेश कैसे करना है वो आपको यहीं से समझ में आएगा। चलिए, सो जय श्री कृष्णा सभी को। कल मिलते हैं, चंद्रमा का फलादेश हम डिस्कस करेंगे मेष लगन में। चलिए सब जय श्री कृष्णा एक बार बोल दीजिए। आई थिंक सब जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। टेक रेस्ट सर, टेक रेस्ट।